दुनिया का 26% तेल एक ऐसी पानी की पट्टी से गुजरता है जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है। और सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी सी चिंगारी उस रास्ते पर लगती है और हजारों किलोमीटर दूर किसी के घर के कपड़े धोने वाले साबुन का दाम डबल हो जाता है। एग्जैक्टली। वेलकम टू द डीप डाइव। आज हमारा फोकस एक बहुत ही क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पर है जो मेजर सुदीप के रीसेंट वर्क पर बेस्ड है। राइट। और आज हमारा मिशन इस कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब यूएसए, इजराइल और ईरान का जो इशू चल रहा है, उसको सिर्फ मिसाइल्स और बॉर्डर्स की वॉर की तरह नहीं देखना है। बिल्कुल, हम इसको एक मैसिव इकोनॉमिक शिफ्ट, वेल्थ क्रिएशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह डीकोड करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रूल चेक। हाँ, न्यूट्रलिटी सबसे ऊपर है इस प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ डिस्कस किए गए किसी भी कंट्री, रिलीजन या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करेंगे। हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के क्लेम्स को ऑब्जेक्टिवली ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ताकि हमारे देखने और सुनने वालों को प्योर फैक्ट्स और इसके पीछे का डीपर लॉजिक समझ आ सके। राइट। तो उस डीपर लॉजिक को समझने के लिए जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी का डायरेक्ट कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। वही तो, रियलिटी ये है कि ग्लोबल मैप पर ना ऐसी छोटी छोटी चोक पॉइंट्स हैं जो पूरी दुनिया की वेल्थ क्रिएशन को कम्प्लीटली हिला सकते हैं। जैसे वो 22 किलोमीटर वाला रास्ता जिसका हमने अभी जिक्र किया। प्रिसाइसली। आज के इस डीप डाइव में हम स्पेसिफिकली एक बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट और इकोनॉमिक एनालिस्ट के लेंस से इन इवेंट्स को देखेंगे। मतलब हम शॉर्ट टर्म शॉक्स, लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स और यहाँ तक कि पर्सनल ग्रोथ के वो लेसन्स निकालेंगे जो इन क्राइसिस के बीच छुपे होते हैं। तो चलो सीधे कोर आइडिया पर आते हैं। सोर्स मटेरियल एक बहुत फंडामेंटल पॉइंट उठाता है। यूएसए, इजराइल और ईरान के टेंशन वाला पॉइंट, जिसको मीडिया यूजुअली बस रिलीजन या जमीन के डिस्प्यूट्स की तरह दिखाता है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में ये पूरा गेम एनर्जी कंट्रोल का है। ऑयल, गैस और मेजर ट्रेड रूट्स की सुप्रीमेसी की लड़ाई है ये। मैं इस वेल्थ क्रिएशन और रिसोर्सेज वाले लिंक को थोड़ा और समझना चाहता हूँ। ये डायरेक्टली काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाकर पेट्रो डॉलर मैकेनिज्म को देखना होगा। ओके। हिस्टोरिकली क्या था, किसी भी देश की वेल्थ डायरेक्टली उसके एनर्जी रिसोर्सेज और करेंसी से जुड़ी होती थी। यूएसए ने डेकेड्स तक ऑयल ट्रेड को कंट्रोल किया। पर उन्होंने फिजिकल कब्जा तो नहीं किया था ना हर जगह? नहीं, फिजिकल कंट्रोल नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था। मैकेनिज्म ये था कि दुनिया में कहीं भी ऑयल ट्रेड होगा तो ट्रांजैक्शन सिर्फ यूएस डॉलर्स में ही होगा। हाँ, मतलब हर देश को ऑयल खरीदने के लिए पहले डॉलर्स एक्वायर करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। और उसके लिए उन्हें यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने पड़ते थे या फिर यूएस को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना पड़ता था, जिससे डॉलर को एक मैसिव आर्टिफिशियल डिमांड मिल गई, राइट? जिसने उनकी इकोनॉमी को सुपर पावर बना दिया। बिल्कुल। लेकिन सोर्स एनालिसिस बताता है कि अब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है। अब सुपर पावर्स सिर्फ करेंसी के डोमिनेंस पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। वो अब एक्चुअली इन चोक पॉइंट्स और एनर्जी रिजर्व्स का फिजिकल कंट्रोल चाहते हैं। और इसी स्क्रैम्बल फॉर कंट्रोल की वजह से सोर्स एस्टिमेट करता है कि ऑयल प्राइसेस $100 से जंप करके $200 पर बैरल तक भी जा सकते हैं। वेट, $200 अ बैरल? दैट्स ह्यूज। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग और फ्रैंकली डरावना पॉइंट आता है। इन्फ्लेशन वाला पॉइंट। हाँ, अगर ऑयल 200 तक जाता है तो ऑर्डिनरी लोगों की डेली अर्निंग और लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे याद है सोर्स ने LABSA का एग्जाम्पल दिया था। राइट, जो डिटर्जेंट हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं वो इस LABSA केमिकल से बनता है। और LABSA क्रूड ऑयल का ही बाय प्रोडक्ट है। यानी एक वॉर की वजह से हजारों किलोमीटर दूर एक आम इंसान की पॉलिथीन, साबुन, एवरीडे कंजम्पशन का हर आइटम महंगा हो जाएगा। और ये इन्फ्लेशन सिर्फ रॉ मटेरियल तक रुकेगा थोड़ी। जब क्रूड बढ़ता है तो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और फ्रेट कॉस्ट पता है कितनी तेजी से बढ़ती हैं। फिर पैकेजिंग महंगी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन महंगा होगा, पूरा चेन रिएक्शन। एग्जैक्टली। सीधा सीधा वेल्थ इरोजन है ये काम इंसान का। इस सप्लाई चेन पैनिक को ना मैं एक एनालॉजी से समझाना चाहता हूँ। इमेजिन करो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक टोल प्लाजा है। ओके, टोल प्लाजा। ये ईरान और UAE ओमान के बीच एक पतला सा रास्ता है। अब सोचो उस टोल प्लाजा के दोनों तरफ दो राइवल गैंग्स खड़े हैं मॉडर्न वेपन्स के साथ, आमने सामने। हाँ, तो ऐसे में अगर टोल प्लाजा फिजिकली ब्लॉक ना भी हो तो उन गाड़ियों का क्या होगा जो वहां से गुजर रही हैं? उनका रिस्क प्रीमियम इतना बढ़ जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनीज ओवरनाइट चार्जेस 500% बढ़ा देंगे। वही तो, ये एक्स्ट्रा इंश्योरेंस
प्लस फ्यूल कॉस्ट प्लस रूट चेंज करने का कॉस्ट, ये सब डायरेक्टली उस साबुन के फाइनल प्राइस में ऐड हो जाता है जो शेल्फ पर रखा है। ये इसेंशियली सप्लाई डिमांड और एक्सट्रीम रिस्क के डिस्ट्रप्शन का क्लासिकल केस है। और इस टोल प्लाजा एनालॉजी का शॉर्ट टर्म बिजनेस इंपैक्ट बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो अगर हम 0 से 3 साल की विंडो देखें तो क्लियर विनर्स और लूजर्स कौन है? लूजर्स में सबसे आगे आते हैं हाई कंजम्पशन कंट्रीज, आई मीन जैसे चाइना और इंडिया, क्योंकि इनकी इकोनॉमी हेविली मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूल पर चलती है। बिल्कुल। उनके डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स बिजनेसेस को फ्यूल कॉस्ट की वजह से हेवी मार्जिन कंप्रेशन झेलना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट सेफ हेवन एसेट्स पर पड़ सकता है, जैसे दुबई का रियल एस्टेट। हाँ, वहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फियर ट्रिगर हो सकता है। क्योंकि जियोग्राफिकली देखो तो दुबई पर्शियन गल्फ के उस पार बिल्कुल ईरान के सामने बैठा है। एक भी मिसाइल इधर उधर हुई तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो सकती है। लेकिन जहां फियर है वहां कुछ इंडस्ट्रीज एग्रेसिवली वेल्थ भी क्रिएट कर रही हैं। सोर्स क्लियरली हाईलाइट करता है कि वॉर इकोनॉमीज बहुत फास्ट ग्रो करती हैं। जैसे यूएसए अपना आयरन डोम और एडवांस्ड वेपन्स सबको दिखा रहा है इस वक्त। ये सिर्फ अपना पावर थोड़ी दिखा रहे हैं, ये एक मेगा बिजनेस पिच है उनकी। ग्लोबल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बिलियंस में होते हैं। राइट। जब कोई देश वॉर में वेपन्स यूज करता है वो एसेंशियली अपना लाइव प्रोडक्ट डेमो दे रहा होता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ वेस्टर्न पावर्स तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया ने भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अपनी टेक कैपेबिलिटीज शो की थी। मुझे इस पॉइंट पर थोड़ा क्लैरिफाई करना है। ऑपरेशन सिंदूर तो एक मिलिट्री एक्शन था, राइट? इसका वेल्थ क्रिएशन से डायरेक्ट लिंक कैसे हुआ? लिंक बहुत डायरेक्ट है एक्चुअली। जब दुनिया देखती है कि एक मिलिट्री स्पेसिफिक टारगेट्स को बिना कोलैटरल डैमेज के हिट कर सकती है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग और टेक पर ग्लोबल ट्रस्ट बढ़ जाता है। ओह, मतलब एक्यूरेसी का डेमो देखकर डील्स आती हैं। हाँ, उसी डिस्प्ले के बाद इंडिया ने टर्की, इंडोनेशिया, आर्मेनिया जैसी कंट्रीज के साथ बिलियंस की डिफेंस डील्स क्रैक की, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर रडार सिस्टम्स तक। तो शॉर्ट टर्म में डिफेंस और नीचे मैन्युफैक्चरिंग बूम कर रही है, आई गेट दैट। लेकिन हिस्टोरिकली कोई इकोनॉमी सिर्फ वेपन्स पर थोड़ी सस्टेन करती है। सही बात है। तो जब ये सब शांत होगा, मतलब 3 से 15 साल के लॉन्ग टर्म होराइजन में ग्लोबल ट्रेड कैसा दिखेगा? नए स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स क्या होंगे? सबसे बड़ा शिफ्ट होगा इन टोल प्लाजाज से आज़ादी। देश और कॉरपोरेशन समझ चुके हैं कि वो किसी एक चोक पॉइंट पर डिपेंड नहीं रह सकते, जैसे सुएज कनाल या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एग्जैक्टली। इसलिए ऑल्टरनेटिव राउट्स पर मैसिव कैपिटल पंप हो रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने से ठीक पहले G20 में IMEC का प्लान अनाउंस हुआ था। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट? हाँ, ये रूट सुएज कनाल को कंप्लीटली बाईपास करके UAE, सऊदी अरेबिया और इजराइल के हाइफा पोर्ट से डायरेक्ट यूरोप जाएगा। आई हैव टू पुश बैक हियर थोड़ा सा। नए ट्रेड रूट्स मैप पर लाइन ड्रॉ करने जैसे थोड़ी होते हैं। इसमें डेकेड्स लगते हैं, जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट चाहिए, $1 ट्रिलियन चाहिए। पुशबैक वैलिड है तुम्हारा, मेरा मतलब वैलिड है इस आर्ग्यूमेंट पर, लेकिन मैकेनिज्म देखो। पुराने राउट्स पर लगातार हो रहे डिसरप्शंस और हाइपर इन्फ्लेशन का कॉस्ट अब नए राउट बनाने के कॉस्ट से ज्यादा लगने लगा है। तो जब रिस्क प्रीमियम इतना बढ़ जाए कि मार्जिन्स ही वाइप आउट हो जाएं, तो कैपिटल अपने आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। एग्जैक्टली। और एक दूसरा बड़ा लॉन्ग टर्म शिफ्ट एनर्जी रिफाइनिंग में आएगा। सोर्स मटेरियल में इंडियन रिफाइनर्स और वेनेजुएलन थिक क्रूड का पॉइंट था। मैं ये सोच रहा था कि इसमें स्पेशल क्या है? इसका बिजनेस एंगल बहुत फैसिनेटिंग है। वेनेजुएलन क्रूड नॉर्मल ऑयल जैसा लिक्विड नहीं होता, वो बहुत थिक और हेवी होता है, ऑलमोस्ट टार जैसा। मतलब नॉर्मल रिफाइनरीज उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, उनके सिस्टम्स चोक हो जाएंगे। लेकिन इंडियन कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में बिलियंस इन्वेस्ट करके कॉम्प्लेक्स कोकर यूनिट्स लगाए हैं, जो इस सस्ते थिक क्रूड को भी हाई वैल्यू डीजल में कन्वर्ट कर देते हैं। वही तो, जब रेगुलर क्रूड $200 टच करेगा, तो जिनके पास ये स्पेशलाइज्ड टेक है उनके पास मैसिव लेवरेज होगा। वो सस्ता रॉ मटेरियल लेकर प्रीमियम प्रोडक्ट बेचेंगे। दैट इज अ ब्रिलियंट लॉन्ग टर्म बिजनेस मोट। लेकिन ये सिर्फ मशीनरी या मैक्रो इकोनॉमिक्स का खेल नहीं है। इस पूरे सिनेरियो में पर्सनल ग्रोथ और माइंडसेट का बहुत डीप लेसन है। हिस्ट्री वाला पार्ट, राइट? सोर्स ने जूइश कम्युनिटी के स्ट्रगल्स का बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है इसमें। हाँ, जब उन्हें जमीन खरीदने से रोका गया या अलग अलग जगहों से डिस्प्लेस किया गया, तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव डोमेन्स ढूंढे। उन्होंने पोर्टेबल स्किल्स पर फोकस किया। वहां से उन्होंने बैंकिंग, हॉलीवुड, एकेडमिया और टेक सेक्टर्स को डोमिनेट करना शुरू किया। इसे हम रेफ्यूजी माइंडसेट या सर्वाइवल एक्सेलरेशन कहते हैं। जब कोई कम्युनिटी
कंफर्ट जोन से बाहर फेंक दी जाती है तो उनका एक्सेलरेशन सबसे फास्ट होता है। क्योंकि कंफर्ट जोन में तो ब्रेन एनर्जी कंजर्व करता है ना, इनोवेशन स्लो होती है। राइट, लेकिन जब सर्वाइवल दाव पर होता है, ब्रेन हाइपर ड्राइव में चला जाता है। नेसेसिटी जेन्युइनली बिकम्स द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप पर अप्लाई होता है। जब फंडिंग नहीं होती, रिसोर्सेज कम होते हैं, वही एग्जैक्ट टाइम होता है नया मॉडल क्रिएट करने का। एक और बड़ा लेसन है यहाँ पर, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग का। सोर्स ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को डिटेल में एनालाइज किया है। कैसे अमेरिका और रशिया दोनों के साथ साइमल्टेनियसली डील्स चल रही हैं और इजराइल, ईरान दोनों से डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन हैं। इसका कोर लॉजिक ये है कि लीडरशिप आइडियोलॉजिकल कैंप्स में नहीं बंट रही, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट पर अलाइंड है। एक तरफ यूएस के साथ टेक पार्टनरशिप्स, दूसरी तरफ रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेना ताकि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। ये बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर को इग्नोर करके अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करने का मास्टर क्लास है। और इसमें बिजनेस लीडर्स के लिए डायरेक्ट पैरेलल है। सोर्स में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम का मीडिया हाइप पॉइंट आउट किया था। हाँ, जब पब्लिक प्रेशर बहुत एक्सट्रीम था, इमीडिएट रिटेलिएशन के लिए। पर ट्रू लीडरशिप वही है कि शोर शराबे में आकर इंपल्सिव इमोशनल डिसीजंस ना लिए जाएं। एक सक्सेसफुल फाउंडर को पीआर क्राइसिस इग्नोर करके लॉन्ग टर्म लेवरेज पर फोकस करना चाहिए। रिएक्ट मत करो, स्ट्रेटेजिकली एक्ट करो। दैट कनेक्ट्स परफेक्टली। इन सब मैक्रो शिफ्ट्स और लीडरशिप लेसन्स के बीच आम लोगों या स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या कॉन्क्रीट अपॉर्चुनिटीज हैं आज? अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं अगर सही जगह देखें। सबसे पहली तो ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स में है। अगर क्रूड महंगा हो रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करने का टाइम है जो क्रूड पर टोटली डिपेंड ना करें। एग्जैक्टली। बायोप्लास्टिक्स, प्लांट बेस्ड पैकेजिंग या हाइपर लोकल सप्लाई चेन्स जो ओशन फ्रेट पर रिलाई ही नहीं करती। और लॉजिस्टिक्स टेक भी एक मैसिव बूमिंग सेक्टर है अभी। राइट, क्योंकि शिप्स को पता ही नहीं होता कि रेड सी में अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। उन्हें एआई टूल्स चाहिए। रूट ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर्स, रियल टाइम रिस्क एपीआईज, इन सब की डिमांड स्काई रॉकेट कर रही है। हर कंपनी को कंसल्टेंट्स चाहिए अपना कार्गो सेफ रखने के लिए। जियोपॉलिटिकल कंसल्टिंग अब सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए नहीं रही। और यहाँ कंटेंट क्रिएशन का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। क्रिएटर्स के लिए तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन बन गया है। क्योंकि लोगों को अब समझ आ रहा है कि बॉर्डर्स की टेंशन उनके बैंक अकाउंट को डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है। अगर हम YouTube टॉपिक्स की बात करें, इमेजिन टाइटल्स लाइक हाउ अ 22 किलोमीटर वाटर स्ट्रेच कंट्रोल्स योर वेल्थ, या फिर व्हाई वॉर इज मेकिंग योर सोप 50% मोर एक्सपेंसिव। और शॉर्ट्स के लिए हुक्स तो अपने आप बन रहे हैं। इज दुबई रियल एस्टेट अबाउट टू क्रैश? द US डॉलर सीक्रेट दैट कुड वाइप आउट योर सेविंग्स। जो क्रिएटर इस कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपल भाषा में आम पॉकेट से कनेक्ट करेगा, वो मैसिव ऑडियंस बिल्ड करेगा। बट इन सब अपॉर्चुनिटीज के नीचे एक हिडन इनसाइट भी है। एक ऐसी रियलिटी जो सोर्स ने पॉइंट आउट की और मीडिया पूरी तरह मिस कर देता है। आई नो वेयर यू आर गोइंग विद दिस। ये वो हिस्सा है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो लेट्स गेट इनटू द हिडन इनसाइट। इनसाइट ये है कि आज के वक्त में इंटरनेशनल बॉडीज जैसे यूएन हो गया या इंटरनेशनल लॉ, वो प्रैक्टिकली इनइफेक्चुअल हो चुके हैं। सोर्स के हिसाब से अब सुपर पावर्स डायरेक्टली प्रोटोकॉल्स बाईपास कर रहे हैं। पहले कॉन्फ्लिक्ट्स में डिप्लोमेटिक फसाद होता था, अब वो हट चुका है। डिसीजन मेकिंग बिल्कुल रॉ और पावर बेस्ड हो गई है। जिसके पास लेवरेज है वही लॉ डिक्टेट कर रहा है। पैराडाइम शिफ्ट है ये पूरा, और यहीं से इस एनालिसिस का सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल निकलता है। हम वापस क्लियर कर दें, हम यहाँ सोर्स मटेरियल के बोल्ड क्लेम्स न्यूट्रल तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। राइट। सोर्स ने ग्लोबल अलायंसेस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। क्या अमेरिका ग्लोबली एक अनरिलायबल पार्टनर बन चुका है? ये आर्गुमेंट आजकल थिंक टैंक्स में बहुत चल रहा है। सोर्स का क्लेम है कि हिस्टोरिकली जहां भी यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है, अफगानिस्तान, सीरिया या यूक्रेन, वहां स्टेबिलिटी आने की बजाय केओस ज्यादा देखा गया। और इसको इंडिया के नेबरहुड से भी मैप किया गया है, जो कि काफी एक्सप्लोसिव क्लेम है। सोर्स थियरी देता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स लाइक बांग्लादेश, म्यांमार और मणिपुर में जो इंस्टेबिलिटी है, उसमें यूएस का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकता है। बफर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट, राइट? हाँ, थियरी ये है कि अगर सुपर पावर को अपने राइवल, इस केस में चाइना, के बॉर्डर पर चोक पॉइंट क्रिएट करना है, तो रीजन को अनस्टेबल करना एक टैक्टिक होती है, ताकि लोकल गवर्नमेंट्स वीक हो जाएं और प्रॉक्सी प्रेजेंस एस्टैब्लिश हो सके। लेकिन सोर्स यहाँ एक कदम और आगे जाता है, मिशनरीज को एज इंटेलिजेंस टूल यूज करने की बात, लाइक बाय द CIA। हाँ, ये पॉइंट उन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखा। ऑनेस्टली मैं इस पर पुशबैक करूंगा।
एक सोशल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंस का काम क्यों करेगी? पुशबैक बिल्कुल वैलिड है, लेकिन सोर्स का रीजनिंग ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है रिमोट एरियाज से। यहाँ डिप्लोमेट्स नहीं जा सकते। एग्जैक्टली और एनजीओज या मिशनरीज के पास डीप लोकल नेटवर्क्स और ट्रस्ट होता है। कोल्ड वॉर के टाइम ऐसी इंस्टेंसेस डॉक्यूमेंटेड हुई हैं। सोर्स वही हिस्टोरिकल लॉजिक करंट इवेंट्स पर लगा रहा है। तो क्लेम यह है कि इंस्टेबिलिटी इंटेंशनली बनाई जाती है बफर जोन बनाने के लिए। दैट इज मैसिव। पर इसको प्रॉपर्ली कॉन्टेक्चुअलाइज करना जरूरी है। ये मेजर सुदीप का बहुत बोल्ड इंटरप्रिटेशन है। क्या एक्चुअली ऐसा हो रहा है? इस पर डिबेट ओपन है। लेकिन कोर क्वेश्चन तो वही है ना, क्या इस लेवल पर कोई सगा दोस्त होता है? वही तो, हर सुपर पावर सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट्स और स्ट्रैटेजिक गोल्स के हिसाब से अलायंसेस बनाती और तोड़ती है। हमें इसे इमोशनल लेंस से नहीं, कोल्ड कैलकुलेटेड मोटिव्स के हिसाब से देखना चाहिए। एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। हमने एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया था और एडवांस्ड रिफाइनिंग, हिस्टोरिकल माइंडसेट, कोवर्ट इंटेलिजेंस तक सब कवर कर लिया। वीव कवर्ड सीरियस ग्राउंड टुडे। लेट्स रैप अप दिस डीप डाइव। अगर मैं आज की डिस्कशन से टेकअवेज निकालूं, तो पहला ये कि जियोपॉलिटिक्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इसका डायरेक्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके चोक होने से हमारी पॉकेट अफेक्ट होती है। और दूसरा, रिफ्यूजी माइंडसेट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बिना नॉइस के गोल्स पर फोकस करना, ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के सबसे बड़े एसेट्स हैं आज की डेट में। मैं एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगी सब पर। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे ही एस्केलेट होते रहें और दुनिया नए जमीनी कॉरिडोर्स जैसे IMEC पर शिफ्ट हो गई, तो क्या होगा? तो क्या अगले 15-20 साल में ह्यूमन हिस्ट्री का 500 साल पुराना ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा? क्या दुनिया की वेल्थ और पावर का सेंटर वेस्ट से शिफ्ट होकर एशिया और मिडिल ईस्ट में पूरी तरह लॉक हो जाएगा? ये सच में डीपर सोचने वाली बात है। एक ऐसा सवाल जो आने वाले पूरे एरा को डिफाइन करेगा। तो अगली बार जब टीवी पर वॉर का धुआं उठता देखें, उसको सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरह मत देखिएगा। उसके पीछे की शिफ्ट हो रही वेल्थ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट जरूर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड अराउंड यू, और सरफेस लेवल न्यूज के पीछे के रियल मनी एंगल्स डिकोड करते रहिए। अगली डीप डाइव में ऐसे ही एक एनालिसिस के साथ मिलेंगे।